वेलकम यू ऑल इन मेक इट एजुकेशन। आज हम बच्चे नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप पिछली क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ चुके हो। यूनिट, मेजरमेंट एंड वेक्टर, ये दो ऐसे चैप्टर हैं बेटा, आपको हर चैप्टर में आएंगे। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें इन दोनों चैप्टर का इस्तेमाल होगा और हर जगह पर होगा। तो पहले वो दोनों चैप्टर देखो, समझो, देन आगे के चैप्टर से स्टार्ट करो। और देख लिया है तो बेटा आप आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। चलो, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं बेटा वो मैकेनिक्स आज हम शुरू करेंगे। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टडी ऑफ मोशन के साथ मैकेनिक्स डील करता है। मैकेनिक्स दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं बेटा, सिर्फ हम मोशन के बारे में जानते हैं, उसका किस कारण से मोशन हो रहा है दैट डजंट मैटर, वहां पे मैटर ही नहीं करता है। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको टाइम पता करना होता है या तो टाइम होना ही चाहिए। ठीक है, सेकंड होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज। यहां पर कॉज के बारे में आपको बताना पड़ेगा, लाइक पावर, फोर्स, जो कुछ भी है, यहां पर आपको कॉज के बारे में बात करनी पड़ती है। ठीक है, हम जो भी पढ़ेंगे, जहां पर भी हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे, टाइम विल यूज्ड एज टाइम इंटरवल। वी विल थिंक एवरी टाइम दैट टाइम इज आवर टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, टाइम इंटरवल के बारे में हम हर जगह पर जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हो, क्लास पीछे देख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो देख करके आओ, अदरवाइज उठा लो बच्चों कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट फन। तो आज का चैप्टर है बच्चे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैकेनिक्स का आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसको अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले उसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या चीजें होती हैं एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट टर्म है डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस क्या होती है? दिस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, जो भी पाथ का लेंथ होता है उसका एक्चुअल जो लेंथ है वो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लो ए पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। ठीक, इसके बीच में एक ये तरह का मोशन हो सकता है फर्स्ट, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा कुछ ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का पाथ हो सकता है। तो जो ए से बी तक जाने के लिए एक्चुअल लेंथ जो पाथ होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो पाथ 1 का डिस्टेंस कुछ और होगा, पाथ 2 का डिस्टेंस कुछ और होगा एंड पाथ 3 का डिस्टेंस कुछ और होगा। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाथ होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाथ व्हिच मींस depends on the path taken. ठीक है, distance is actually the path length taken by the particle to move from position A to position B. ठीक है, वो टोटल path length होगा। This is characteristic property of path which is depends on the path taken. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज क्या आप देख सकते हो कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक से ज्यादा पाथ हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 0 L1 t टू द पावर 0। ठीक है बेटा, MKS में इसकी यूनिट होती है मीटर एंड CGS में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक, ये बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत बेटा बहुत छोटे से होती है। अगर ये बेसिक्स आप समझते हो, बेसिक्स याद रखते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला और इसकी यूनिट्स हम जान चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है बता, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। इसको सिंपल टर्म्स में कह सकते हो आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स या फिर वेक्टर के टर्म में आप कह सकते हो
पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पोजीशन with respect to its initial position। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, m0 l1 t0। यूनिट्स भी सेम होती हैं, इन mks इट इज मीटर, इन cgs इट इज सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ characteristic property of any point। okay, any point। ठीक, मतलब इसका क्या है बेटा, this depends on only final and initial position। ठीक है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता है। ठीक, हमेशा ये सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर है बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो एग्जांपल के तौर पर ये पॉइंट ए है, यहां से हमको पॉइंट बी तक जाना है। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम ले लें x1 y1 एंड z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लें x2 y2 एंड z2। ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल पॉइंट। ए से बी तक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s कितना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे आएगा तो बेटा वेक्टर चैप्टर जाकर के एक बार फिर से देखो कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी दो पॉइंट्स के बीच का। ये आएगा x2 x1 i प्लस y2 y1 j प्लस z2 z1 k। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो किसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, मिटा दिया जाए इसे, चलो इसे मिटा दे रहा हूं। देखो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, आपको समझना होगा कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो देखो एक एग्जांपल है कि आप सेमी सर्कुलर पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ लेंथ, जो पाथ उसने फॉलो करा है उसका लेंथ, वो कितना होगा बेटा पाई r। ठीक है, वो कितना होगा पाई r। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है 2r। ठीक, 2r। ये बात समझ में आ गई आपको। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। सपोज यहां से एक बॉल हमने ऊपर को थ्रो करा, ये बॉल वापस से जमीन पर आ गया। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है h, इसकी हाइट है h। तो जरा बताओ कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये बॉल, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये बॉल ऊपर से नीचे जाने में, h गया और h फिर वापस आ गया, तो कितना हो गया 2h। डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो बच्चे ये सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। ठीक है, तो हाइट कितना मूव किया,
मतलब वाई डायरेक्शन पे हम देख रहे हैं, यहां से वहां गया, वहां से वापस इसी पोजीशन पर आ गया, जहां से गया था उसी पोजीशन पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अब एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, कुछ ऐसा अगर हम बना रहे, ये स्लाइड करके कितना दूर जा रहा है, ये है s, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के ये डिस्टेंस बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा। सर बिल्कुल भी नहीं, आपको पाथ भी देखना है कि किधर से किधर, इनिशियल से फाइनल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, ये फाइनल पॉइंट नहीं है, आपको पॉइंट पर देखना है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस तो पाथ होगा टोटल, यहां से यहां तक ये पाथ ट्रैवल किया, डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इसके केस में बेटा डिस्टेंस जो होगा वो s होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी s ही होगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कंक्लूजन कुछ ऐसा निकल करके आ रहा है कि डिस्टेंस जो है विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट if motion is in straight line in one direction। ठीक है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तब डिस्टेंस इक्वल्स टू आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो यहां से। ठीक है, चलो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना लेते हैं, इसे मिटा दो। ठीक बड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है और रेशियो फाइंड करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कब, जब वो क्वार्टर ऑफ द सर्कल मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा फिजिक्स का पहला काम डायग्राम। डायग्राम मतलब देखो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको रेशियो कहां फाइंड करनी है, आपको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, यही आपको फाइंड करनी, इसकी रेशियो आपको फाइंड करनी है, कब, जब ये क्वार्टर पोजीशन पर है। पोजीशन मान लो A, ये B, रेडियस कितना r, ठीक है, r, रेडियस r हम मान लेते हैं। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द 2 पॉइंट्स, नो मैटर ऑन विच पाथ इट इज गोइंग। तो यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये भी r, ये भी r, कुछ दिख रहा है कि कैसा आएगा, √2r, अरे √2r ये वैल्यू आएगी। बट डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखो, हम लोग क्या जानते हैं, सरकमफ्रेंस कितना 2πr, सरकमफ्रेंस कितना 2πr डिवाइडेड बाई 4, क्वार्टर का निकालेंगे कितना आ गया, πr/2, कितना आ गया 2√2r आएगा बाई पाई। ऐसे देख लो, पूरा ही लिख ही देता हूं, πr into 2 equals to √2 बाई पाई, ये आपका आंसर आएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है कि रनर ऑन अ सर्कुलर पाथ रन कर रहे हैं, भैया जी दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से, बट इनका टाइम पीरियड क्या है, फिर से वही बात, सबसे पहला काम डायग्राम, ये कितना है बेटा r यूनिट्स हम मान रहे हैं, ठीक है, हम r मान के चल रहे हैं, आप वैल्यू रख लो अपनी, हम r मान करके चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, क्या कह रहा है कि इसको टोटल एक राउंड लगाने में कितना लग रहा है, 40 सेकेंड्स। ठीक, देन फाइंड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 minutes 20 सेकेंड, मतलब 140 सेकेंड के बाद
इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ से शुरू किया, इसे मैं और अच्छे से करने के लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा ओरिजिनल समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये है r, अब बोल रहा है 2 मिनट के बाद, 2 मिनट और 20 सेकंड, 140 सेकंड्स के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो 40 डिवाइडेड बाई 140 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू कितना, 3 राउंड एंड 3 एंड, अब ध्यान से देखो 40 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो एक्स्ट्रा 20 सेकंड में कहाँ जाएगा, हाफ राउंड मूव करेगा। ठीक है, 3 राउंड, इसका मतलब 3 एंड हाफ राउंड, ध्यान से देखो ये 3 एंड हाफ राउंड मूव कर रहा है, तो कहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आसान हो गया, 2r, जो भी वैल्यू दी हुई है उसे आंसर निकालो। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो टफ नहीं है बेटा, बस ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या रहा है, पढ़ना है, अंदर डायग्राम बना लेना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो मिटा दो इसे। व्हाट इज रेस्ट, अगर कोई बॉडी टाइम के पास होने के दौरान, टाइम गुजर रहा है लेकिन वो बॉडी अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, तो बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है, तो क्या आप अपने को पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, नहीं, क्योंकि सभी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने को पैसेंजर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो। बट व्हाट इज मोशन, व्हेन यू चेंज पोजीशन और व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ आप सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हो। अगर आपका दोस्त बाहर खड़ा होकर आपको बाय कर रहा है, तो आप उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हो, तब आप मोशन में हो। ठीक है, मोशन कभी भी, या इन यूं कहूं कि हमेशा रिलेटिव ही होगा। हो सकता है कि आपके रेस्पेक्ट में कोई चीज रेस्ट में है, बट किसी और के रेस्पेक्ट में वो चीज मोशन में है। जैसे एग्जांपल, क्या आपका घर रेस्ट में है या मोशन में है, आप देखेंगे पृथ्वी पर रह करके तो आपका घर रेस्ट में है, बट फॉर एन एस्ट्रोनॉट जो बाहर से देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि आपका घर भी मूव कर रहा है, योर हाउस और योर होम इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ये हमेशा रिलेटिव प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है बेटा, चलो तो कुछ आगे के टॉपिक्स देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी, हम जानेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज स्पीड। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम। अगर पोजीशन किसी भी बॉडी का x, ठीक है, डिस्टेंस x है और वो कितने समय में मूव कर रहा है, टाइम t में। ठीक है, तो x/t इज नोन एज स्पीड। ठीक है, x/t इज नोन एज स्पीड, बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, 4 तरह की स्पीड हम पढ़ने वाले हैं। पहली इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरी एवरेज स्पीड, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड लास्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। पहले इसको मैं मिटा करके फिर से रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है,
स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे छोटे से समय पर उसकी स्पीड क्या होगी, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बेटा, जब आपका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेंस टू जीरो, जब बहुत छोटे से इंस्टेंट पर, मतलब लिमिट t टेंस टू जीरो इन dx by d नहीं इन डेल्टा x by डेल्टा t, changing position with respect to changing time, when time t tends to zero, तब इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ध्यान से, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं बेटा, एक मोशन हो रहा है जहां पर एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जा रहा है फाइनली। ठीक है, बट क्या देखा गया कि यहां से यहां तक v1 से गया, t1 टाइम में गया, डिस्टेंस है s1, और यहां से यहां तक v2 स्पीड से गया, टाइम 2 लगा और s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तब आपको निकालनी होगी एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब अगर हम v एवरेज देख लें, v एवरेज अगर हम लिखें तो, ठीक है, v एवरेज लिखें तो क्या होगा, देखो टोटल टाइम टेकन। अगर टोटल डिस्टेंस हम s मान लें, टोटल डिस्टेंस हम s मान लें और टोटल टाइम हम t मान लें, ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस क्या होगी, s बाई t। लेकिन यहां पर क्या है, s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। ठीक है, अब यहां पर देखो t1 t2 को आप कैसे लिख सकते हो, t1 t2 को कैसे और लिख सकते हो, आप ध्यान से देखो, t1 इक्वल्स टू s1 by v1 एंड t2 इक्वल्स टू s2 by v2। अगर सिर्फ s और v दिया हो तो क्या करोगे, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई s1 by v1 प्लस s2 by v2, ये भी होगा। ठीक है, अगर सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ तो ऐसे निकालोगे, डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया हो तो ये निकालोगे, अगर वेलोसिटी और टाइम से दिया हो तो क्या निकालोगे, s1 s2 की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। यहीं से देखो s1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t1 v1, क्या हो जाएगा, t1 v1 प्लस t2 v2 डिवाइडेड बाई t1 v2 है t1 प्लस t, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज जहां पर कंफ्यूजन हो रही हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मिटा दिया जाए। ठीक है, देखो एवरेज डिस्टेंस या एवरेज स्पीड में आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है आपको। ठीक है, बाकी आप वैल्यू अपने से पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए, मिटा देना इसे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखो और उसका डायग्राम बनाते हैं। चलो उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बोला क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट हाफ में क्या किया, वो v1 स्पीड से मूव किया, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो v1 स्पीड से मूव किया, और सेकेंड हाफ वो v2 स्पीड से मूव किया। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ इज t1 एंड टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ इज t2। ठीक है बेटा, ध्यान से तो पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला s बाई t, ये हमको पता है। s को ऐसे रहने देते क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी s है। क्यों रहने देते हैं अभी मैं समझाऊंगा आपको। s बाई t1 प्लस t2। ठीक है, यहां पर देखो बेटा t1 t2 क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है s बाई 2 और ये डिस्टेंस कितनी है s बाई 2। ध्यान से देखो क्या बोला है, फर्स्ट हाफ में v1 स्पीड से गया, सेकेंड हाफ में वो v2 स्पीड से गया। तो यहां पर ध्यान से देखो
T1 equals to S by 2 divided by V1 कितना S by 2 V1। Similarly T2 equals to S by 2 V2। वैल्यू पुट करो, यहाँ पर देखो क्या आएगा, S by 2 V1 प्लस S by 2 V2 कितना आ गया, 2 कॉमन ऊपर, 2S डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 V2 ऊपर कर दो, नहीं S तो कैंसिल हो गया, S तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना बचेगा बेटा, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी कब, जब वो हाफ डिस्टेंस V1 से ट्रैवल किया और हाफ डिस्टेंस V2 से ट्रैवल किया। ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन, फिजिक्स का पहला काम। गुड, चलो मिटा रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब डिस्टेंस की जगह क्या बोल दिया, हाफ टाइम, मतलब हाफ टाइम में यहां से यहां तक ट्रैवल करने में टोटल टाइम लग रहा है t। ठीक, तो हाफ समय में वो हाफ समय v1 से किया और हाफ समय v2 से किया। ठीक है, हाफ समय में बोले तो t/2 में और t/2 में v1 v2 से किया। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि t/2 में वो पहले v1 स्पीड से s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया और t/2 टाइम में, नेक्स्ट t/2 टाइम में वो v2 स्पीड से s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अगेन एवरेज वेलोसिटी पे आ जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू s by t हमें पता है। ठीक है, s by t हमको पता है, s कितना बेटा, s1 प्लस s2 by t। अब आपको s1 s2 की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, क्योंकि t और v की वैल्यू दी हुई है। तो s1 इक्वल्स टू कितना होता है, v1 t/2 और s2 कितना होता है, v2 t/2। वैल्यू पुट करके देखो, v1 प्लस v2 t डिवाइडेड बाई t2 v1 प्लस v2 बाई। चलो एक और क्वेश्चन आते हुए ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को 1/3 डिस्टेंस कर दिया है, जहां पर v1 v2 और v3 वेलोसिटी से उन डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस बेटा हम s मान लें तो s/3 और s/3 डिस्टेंसेस ये टोटल है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये t1 t2 एंड t3 टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी एज आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना आ गया, s by t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना आ गया, s by t1 कितना, जल्दी t1 इक्वल्स टू s1 s by 3v1, t2 कितना, s by 3v2 एंड t3 कितना, s by 3v3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, s by 3v1 प्लस s by 3v2 प्लस s by 3v3। ठीक है, सब काटपीट करो, काटपीट करने पे क्या आएगा बेटा, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, इसे मिटा देता हूं। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ध्यान से समझो। यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जब वो बीच में किसी कारण से चेंज ना हो। ठीक है, अगर a से b तक
कोई भी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, मान लो v इक्वल्स टू c, किसी भी स्पीड से वो जा रही है, वो a से b तक उसी स्पीड में जाए, उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड थ्रू आउट द मोशन विल नॉट चेंज। एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका एक नई डेफिनेशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, स्पीड विल चेंज इन द मोशन, कई बार चेंज होगा, वो v1 से v2 से v3 से v4 से ऐसा होता रहेगा। तो हम कह रहे हैं वहां पर कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, ठीक है बेटा। अब स्पीड के बारे में तो आप जान गए, अब देखो वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, बिकॉज वेलोसिटी विल यूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। वेलोसिटी क्या है बेटा, कि पहली बात तो ये जान के रखो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स एंड डायमेंशन स्पीड के बराबर होते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मोशन, जिधर को मोशन होगा उधर को इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। चलो, इसके भी उतने ही पार्ट्स हैं जितने पार्ट्स स्पीड के होते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग एक एक एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। फर्स्ट जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में ही सारी एक्सप्लेनेशंस जानेंगे। अगर फिर से बता रहा हूं पोजीशन वेक्टर्स नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वेक्टर चैप्टर में जाकर के पोजीशन वेक्टर देखो, एक्सप्लेनेशन है वहां पर, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है बेटा। चलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 डेल्टा x by डेल्टा t, then this will become डेल्टा x by डेल्टा t, ठीक है। इन जनरल क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, इन जनरल पहले पोजीशन वेक्टर जान लो कि कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर r इक्वल्स टू r x i प्लस r y j प्लस r z k, ठीक है। ऐसे आप लिखते हो पोजीशन वेक्टर, या r1 r2 r3 करके लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, dr वेक्टर बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करना है इसको, कैसे लिखोगे, d बाय dt ऑफ rxi प्लस ryj प्लस rzk, डिफरेंशिएट करना तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, dr x by dt i प्लस dr y by dt j प्लस drz प्लस dt k, क्या आ गया बेटा, देखो ध्यान से, vxi प्लस vyj प्लस vz k। तो वेलोसिटी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, जिधर पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बेटा हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ ग्राफ से डिस्कस करेंगे कि ग्राफ में क्या चीज कैसे आता है, अगर एसटी ग्राफ हो तो क्या आएगा, वीटी ग्राफ हो तो क्या आएगा, वीएस ग्राफ हो तो क्या क्या वैल्यूज उसमें आएंगी, उसके बारे में हम एक अलग क्लास कराएंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलो, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, मान लो कि अगर एक पार्टिकल मूविंग विद L1 L2 L3 dot 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 Ln lengths in with velocity
with velocity v1 v2 v3 dot 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 vn, find एवरेज वेलोसिटी। अच्छा बेटा एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बस इसीलिए नहीं बताया हूं कि आप जानते हो उसकी वैल्यूज, ठीक है। सेम डिस्टेंस का ही होगा, बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में थोड़ा सा हो जाएगा कि डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है उसका, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन चेंज होने से ही वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से ही वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ये बस इतना याद रखना है, बाकी सारा फॉर्मूला वही हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। यहां पर देखो ध्यान से पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। चलो हम भूलेंगे नहीं, मैं भूल जा रहा हूं, तुम मत भूलना, फिजिक्स का पहला काम। ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस है बेटा l, अब मान लेते टोटल डिस्टेंस है l, ठीक है। इसको पार्ट में काट दिया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v1 v2 डॉट डॉट ऐसे दी दिया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी l एंड टोटल टाइम टेकन इज t, टोटल टाइम टेकन इज t। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v एवरेज इक्वल्स टू देखो l1 प्लस l2 प्लस l3 प्लस डॉट 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 प्लस ln डिवाइडेड बाय t की जगह पर t1 t2 की जगह पर हम क्या लिख पा रहे हैं, ध्यान से देखो l1 by v1 प्लस l2 by v2 प्लस l3 by v3 प्लस डॉट 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 प्लस ln by vn, ठीक है। अगर इसको समराइज करना होगा तो कैसे लिखेंगे, समेशन i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1 0 नहीं, i इक्वल्स टू 1 टू n li डिवाइडेड बाय समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n li बाय vn, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। एक स्पेशल केस इसका हो जाता है, ठीक है। स्पेशल केस इसका क्या हो जाता है, ऐसे तो निकालो, स्पेशल केस क्या हो जाता है, इसे निकालो। When L1 equals to L2 equals to L3 equals to dot equals to Ln equals to L, अगर वो L के बराबर हो जाए, सारी डिस्टेंसेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर सारी डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा, देखो 1 by v average equals to 1 by n summation I equals to 1 to I equals to 1 by vi, ये उसकी वैल्यू, ठीक है। इसको दिक्कत, चलो पिछला क्वेश्चन एक मैं करवाया हूं अभी थोड़ी देर पहले, क्या हुआ था बेटा, 3 इक्वल हाफ में था। किसमें था, 3 इक्वल हाफ में। वेलोसिटी कितनी थी, v1 v2 एंड v3, 3 इक्वल हाफ में हमें करना था। चलो देखते हैं क्या है, हाफ कितने हैं टोटल, 3, 1 by v एवरेज इक्वल्स टू 1 by 3 समेशन कितना, मतलब 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3, कितना आ गया बेटा, देखो ये अगर निकालोगे तो सेम वही आएगा, क्या, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v4 डिवाइडेड बाय 3v1 v2 v3 आएगा। अब उल्टा कर लो, ये एवरेज निकल के आ जाएगा जितना आया हुआ था। समझ में आया, ये आसान तरीका हो गया, यहां से आप इस कंडीशन से निकाल भी सकते हो आसानी से, ठीक है बेटा। तो ठीक, ये क्या है, एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, दिस इज v average is equals to harmonic mean of individual velocity if distances covered are same। ये एक्सेप्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, या फिर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो याद रखना है
कि जब इक्वल डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो वो हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला कि वेलोसिटी v1 v2 v3 तो सेम है, ठीक है, बट नाउ दे आर हैविंग टाइम। अब उसने क्या कर दिया, चेंज टाइम। देखो क्या कर दिया कि इन t1 t2 t3 tn टाइम में ये कितना मूव कर रहा है, कितनी की वेलोसिटी से, v1 v2 v3 डॉट डॉट vn, इन वेलोसिटी से अलग अलग टाइम पर उस वेलोसिटी से रेस्पेक्टिवली बॉडी मूव कर रही है, पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, निकालो। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, s/t, हम जानते हैं s/t या r/t कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर क्वांटिटीज में दिया हुआ है तो r/t कर दो, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कितना आ गया, s कैसे निकालेंगे, s1 s2 s3, मान लो ये डिस्टेंस, ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9 10 12 n, बहुत जल्दी चला गया। ठीक है, क्या है s, अगर मान लो तो s मान लो, l मान लो, l मान लो, r मानना है r मान लो, जो मन तुम्हारा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, s1 इक्वल्स टू v1 t1, क्योंकि v1 t1 ही दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस डॉट 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 प्लस vn tn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस tn, सारा करना पड़ेगा। अगर इसको जनरलाइज कर दिया जाए तो समेशन n I इक्वल्स टू 1 to n क्या हो गया, vi ti डिवाइडेड बाय समेशन I इक्वल्स टू 1 to n ti, ठीक, ti। स्पेशल केस, if t1 equals to t2 equals to dot dot equals to tn equals to t, अगर t पूछा तो देखो क्या होगा, v एवरेज इक्वल्स टू, सबसे t कॉमन बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 by n vi समेशन vi। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल, अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्चुअल, अगर समझ गए हो तो ये क्वेश्चन बनाना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, अगर समझ गए हो तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, रिस्ट वॉच, जिसकी रिस्ट वॉच जिसका मिनट लेंथ है, मिनट वाली सुई का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि अगर 06 आवर से 1830 आवर तक मूव किया, अगर 06 आवर से 1830 आवर मूव किया तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखो बेटा, हमेशा याद रखना, जब स्पीड पूछे तो डिस्टेंस देखना है, जब वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखो, 6 आवर, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 12 पर। ठीक है, 1830 आवर मतलब शाम को 6:30 बजे मिनट वाली सुई कहां होगी, इस पोजीशन पर। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही तो होता है एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज, यही होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, अगर इसकी रेडियस r है, अगर इसकी रेडियस r है तो 2r डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना ले रहा है, ध्यान से देखो, 12 आवर प्लस 30 मिनट। ठीक है, कितना हो गया, 2 × 2
डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपका, यहाँ से देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्स 45,000 सेकेंड्स which is equals to 4 by 45,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, आप मुझे यूनिट सेकंड मेजरमेंट अगर देखे हो समझे हो तो मीटर पर सेकंड में इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा ये कमेंट में आप बताओ मुझे। देखो कितना समझ रहे हो, समझ पा भी रहे हो कि नहीं। ठीक है बेटा, एकदम अच्छे से बताओ देख करके, नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो फिर से पीछे जाके यूनिट सेकंड मेजरमेंट का चैप्टर देख लो। ठीक है, बता दिया जाए। चलो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हो या डायनामिक्स हो, दोनों में ही एक्सेलरेशन का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, चलो तो एक्सेलरेशन को आप बहुत ही ध्यान से समझोगे, कोई भी दिक्कत होने से पूछोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टुवर्ड्स द चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा rather than वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अगर सिंपली आप कहोगे कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन के केस में, और यही कारण है बेटा कि इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चेंज ऑफ वेलोसिटी की तरफ होता है, इसीलिए सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होता है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होता है। ठीक है, धीरे धीरे इसके बारे में भी आप समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा सेम वही सारी चीजें होती हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है बेटा। इंस्टेंटेनियस तो आप जानते हो कि dv/dt होता है। ठीक है, dv/dt ये आप जानते हो कि इंस्टेंटेनियस होगा। एवरेज क्या होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। ठीक, यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या फिर ऐसा कह दो कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है या कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो रहा है बेटा कि एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहा है। ठीक, पहली चीज एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, एक्सेलरेशन may cause due to three reasons. Acceleration may cause due to three reasons. First, due to change in direction. Change in direction of motion. ठीक है, दूसरा ड्यू टू चेंज इन मोशन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर ड्यू टू चेंज इन बोथ, दोनों में ही बदलाव के कारण एक्सेलरेशन हो सकता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा बेटा, तब क्या होगा, यहां पर एक कंडीशन है कि ये कब होता है। ठीक है, कब होता है, जब फोर्स, F लिख रहा हूं, फोर्स और एक्सेलरेशन को मैं A लिख रहा हूं, दोनों की भी नहीं मैं लिख रहा हूं। ठीक है,
force or acceleration is perpendicular to the direction of motion. ये तब होता है, ठीक है, when force or acceleration is perpendicular to the direction of motion. और ये कब होता है बेटा? when in circular motion. जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता वेलोसिटी का, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो तो ये कब होगा बेटा? व्हेन f और a आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मोशन, ठीक है। फोर्स और ए आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, उस केस में क्या होता है बेटा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लाइक बॉल फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड, बॉल के क्या वर्टिकली आपने अपवर्ड थ्रो किया, तब क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा सर, मोशन तो उधर ही है, वेलोसिटी भी उधर ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा उसका। अब इसके केस में क्या होता है बेटा? व्हेन F और A have two components and one component is parallel to B, दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, या एक्सेलरेशन के कह लो, और एक कंपोनेंट उसके वेलोसिटी के पैरेलल होगा, तब क्या होगा बेटा? तब इसका दोनों में ही चेंजेस आ सकते हैं, वेलोसिटी के दोनों में ही चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। और ये कब होता है? ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रहे क्या एक्सेलरेशन के बारे में कुछ चीजें और बता दूं, निकाल देना मुझसे। ये कुछ चीजें आपको एकदम याद रखनी है बेटा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से कॉन्सेप्ट उठा करके क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला बहुत समझदार है, वो आपसे भी समझदार है, उसको पता है कि आप क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के नहीं आओगे, ठीक। छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन उठ करके आएंगे। जैसे अगर बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन अगर जीरो हो, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो क्या होता है उसमें? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, मोशन यूनिफॉर्म होगा। अगर बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बट एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अगर यहाँ पर एक चीज देखा जाए, a इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो a एंड मोशन बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म, बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा? चलो आगे देखो थोड़ा सा, नीचे का मिला दे रहा हूँ, ये वीडियो हो गया तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन अपने आप आपके बनते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से एक वीडियो में बनाए हुए हैं, ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप वहां से देख सकते हो अच्छे से, बट ये कंप्लीट करने के बाद वहां पर जाओ, आई रिकमेंड। अब क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। देखो क्वेश्चन अलग अलग चीजें पे कर सकता है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, दोनों इक्वली अपोजिट है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर दिखा क्या रहा है? ए पर 4 मीटर पर सेकेंड थी एक पार्टिकल की स्पीड, एक व्हीकल की स्पीड, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर क्या हो गया? ये 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किधर को है? ठीक है, एक्सेलरेशन किधर को है? फ्रॉम ए टू बी, बट
अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए बच्चा, C से D पर 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, मोशन अगर इधर हो, दोनों के ही केस में मोशन उधर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, यहाँ पर एकदम ध्यान से सुन, देखो ध्यान ये रखना है कि अगर पूछे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो एक्सेलरेशन पहली बात की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो -1 कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रिटार्डेशन पूछे तो रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा बेटा, -a का मैग्नीट्यूड होगा रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसके केस में देखा जाए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन नेगेटिव है। ठीक है, रिटार्डेशन इस केस में नेगेटिव आ जाएगा, बट इसके केस में जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है तब रिटार्डेशन पॉजिटिव हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इससे रिलेटेड, कैसे एक्सेलरेशन निकालने पर क्या आएगा, रिटार्डेशन निकालने पर क्या आना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप कार इज ट्रैवलिंग टेक्स यू टर्न वगैरह गया। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला काम डायग्राम, इधर जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, पहली नजर में देख के लगेगा कि सर एवरेज एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए, ऐसा लगेगा। देखिए क्यों, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, यहाँ पर टाइम लिया t = 20 सेकंड, और फिर से जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड है ना, हाँ 20 मीटर पर सेकंड है। चलो तो 20 मीटर पर सेकंड से वापस भी भागने लगा। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला काम आपको याद रखना है, दूसरा काम है डायरेक्शन देना। इसके बारे में मैं काइनेमेटिक इक्वेशन जब बताऊंगा उस नॉलेज से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसको किया जाता है। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस रख लेंगे, तब 0 नहीं आएगा। अब देखो क्या है बेटा, v इनिशियल कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड v इनिशियल, v फाइनल कितना है, -20 मीटर पर सेकंड, कितना, -20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना हो गया, 20 सेकंड, टाइम टेकन 20 सेकंड। आपको निकालना है क्या है, v एवरेज, a एवरेज ना, a एवरेज, और a एवरेज का फॉर्मूला v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। v फाइनल माइनस v इनिशियल -20 बाय 20, 2 माइनस, ओके, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बस इतना ही मतलब है कि मोशन जिस डायरेक्शन में इनिशियली था अब उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो चुका है, एक्सेलरेशन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो चुका है। ठीक है, तो बॉडी गई, मूव करी, यहाँ पर फॉरवर्ड से वेलोसिटी से फिर जाने लगी। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो वही थी, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड कैसे हो गया, फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट बेटा, जब वो मूव कर रहा था, जब रोटेट कर रहा था, जब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ठीक है, याद रखेगा जब भी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने से ही एक्सेलरेशन होगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो। और मैग्नीट्यूड कब चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा जब एक्सेलरेशन या फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, उसके बारे में हम जब ग्राफिकल बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ग्राफ में कैसे उसको रिप्रेजेंट करके आप समझोगे। चलो मिटा दें इसे, गुड, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ये और प्यारा क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें पूछा है कि अगर एक आदमी क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग 10 सेकेंड्स, आफ्टर ट्रैवलिंग आई थिंक 10 सेकेंड्स he turns 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, टुवर्ड्स द
नॉट। तो पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, अगर वेक्टर आप लोगों को याद होगा तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड आई एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड जे। ठीक है, जे। तो v कितना होगा, डेल्टा v कितना होगा, डेल्टा v कितना, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है, v फाइनल कितना है 5g का, माइनस v इनिशियल कितना है 5i का। डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बेटा a एवरेज कितना होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा v। कितने समय बाद उसने चेंज करा डायरेक्शन, वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया। कितने समय बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, डेल्टा v 5j माइनस 5i, कितनी देर बाद, 10 सेकेंड्स। कितना आ गया, 1/2j माइनस 1/2i। ठीक है, 1/2j माइनस 1/2i। ये क्या है बेटा, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आया हुआ है। क्या आया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में आया हुआ है। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, इक्वल्स टू 1/√2। और क्या होगा यूनिट, मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया, कैसे आया ये आप नहीं समझ पा रहे हो बेटा, तो फिर से बोल रहा हूँ, वेक्टर पहले पढ़ लो, वेक्टर पहले पढ़ लो। चलो, ये समझ में आ चुका हमें। अब हमसे पूछा है कि डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, हमको पता ही नहीं चल रहा। ठीक है बेटा, देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो हमारे पास v एवरेज का कंपोनेंट्स आ चुके हैं, v एवरेज के कंपोनेंट्स आ चुके हैं। मतलब हम अगर tan थीटा निकालना हो, हमको tan थीटा निकालना हो तो 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 हम लिख सकते हैं, which will be -1, which will be 135 डिग्री। ठीक है, तो आपका बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका क्या हो गया 135 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा 135 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया। चलो बेटा, तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है बेटा वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और मोशन इन 3D, आप यहाँ पर सभी जगहों पर इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जहां भी डाउट हो वहां पर पूछ लो, क्लियर हो लो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे बेसिक समझ में ही नहीं आएंगे, बेसिक ही नहीं समझ में आएंगे, एडवांस तो बात की बात है। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करो। दूसरी चीज कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन में हम इसी का जाएंगे और थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे ग्राफ में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट